हाय गाइस, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जो फन विद मैथ्स एंड साइंस बाय बंटी सर, आप सभी का स्वागत है। आज हम वीडियो लेके आए बेटा, जो फिजिक्स जो फर्स्ट का जो पहला चैप्टर आपका था हमारा, है ना। पहले चैप्टर का नाम सभी के लिए याद है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र चैप्टर का नाम है। उससे आपके जो न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी बेस जो तुम्हारे हैं और बोर्ड से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब मैं आज कराने वाला हूँ मैं। ठीक है बेटा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज स्टार्ट कर देने। सबसे पहले हेडिंग बेटा क्या डालोगे आप, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। इस हेडिंग डालने का तात्पर्य ये है मेरा कि इसमें पूरे चैप्टर संबंधित जितने भी फॉर्मूले थे वो सब में, डेरिवेशन के जो फॉर्मूले होते हैं वो सब में एक साथ लिखा देता हूँ और उसके बाद न्यूमेरिकल में स्टार्टिंग करता हूँ मैं। तो पहला फॉर्मूला था कूलम का नियम, उसका सूत्र सभी को स्टूडेंट के लिए मैंने लर्न कराया था, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बेटा F एक फोर्स होता, बल होता है। मैंने बताया था कि जब दो वस्तुएं पास में कुछ दूरी पर रखी जाती हैं, अगर वस्तुएं हैं उनका द्रव्यमान है तो वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ठीक है, नियम सूत्र यही है। वहाँ न्यूटन ने दिया था गुरुत्वाकर्षण का नियम, जब दो वस्तुएं हैं उनको कुछ दूरी पर रख दें तो उनके बीच में जो लगने वाला जो बल है वो आपका बेटा कौन सा बल होता है, वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वहाँ पर, है ना। जैसे हम पृथ्वी पर हम बैठे हैं, कोई अपने ऊपर से ये डाला, ये नीचे क्यों आ रहा है कि मैंने बताया कि जब भी दो वस्तु, एक वस्तु ये रही, एक पृथ्वी वस्तु है, अपने आप में बहुत बड़ी वस्तु है ये, इन दो वस्तुओं को कुछ दूरी पर मैंने रख दिया और मैंने इसे फ्रीली छोड़ दिया तो पृथ्वी ने अपनी ओर खींच लिया। क्योंकि न्यूटन ने डेफिनेशन दी, या हम लोगों का इसका समझने का तात्पर्य यही है कि दो वस्तु तुमने ली हैं आपने, वो दो वस्तुएं मान लीजिए M1 पहली वस्तु है और ये हमारी अर्थ है, बहुत बड़ी वस्तु तुम्हारी पृथ्वी वाली, तो उसके लिए मैंने क्या माना, एक बड़ा कैपिटल M सफिक्स में E लग देता हूँ, E फॉर अर्थ, अर्थ मीन्स पृथ्वी। ये पृथ्वी का द्रव्यमान है बेटा, ये कोई वस्तु है, वस्तु मीन्स एक, जैसे एक मैन है, एक आदमी है, जैसे दीपक नाम का लड़का है जिसका वजन M1 मान लिया, M फॉर मास है, वो आपका 20 किलो का लड़का हो सकता है, 40 किलो का लड़का हो सकता है। और पृथ्वी का द्रव्यमान तो तुम्हें पता ही है कितना होता है, बहुत भारी आपकी ये वस्तु है, ये इसकी अपेक्षा बहुत कम हल्की है, समझ लीजिए इसकी अपेक्षा। इन दोनों को जब रखा मैंने, वो दूरी मैंने R दूरी मान ली है, तो इनके बीच में वही कूलम की तरह, कूलम में क्या करते हैं, दो आवेश लेते हैं Q1 और Q2, है ना, उसमें आवेश लेते हैं, यहाँ वस्तु लेते हैं। सेम प्रोसीजर होता है कि यहाँ पर भी R मीटर दूरी पर रखते हैं, तो यहाँ पर जब इनके बीच रख दिया R मीटर दूरी पर तो इनके बीच कोई ना कोई बल लगेगा। वो बल कोई और नहीं, बल दो प्रकार के होते हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण। डिपेंड करता है, दोनों प्लस प्लस हैं तो प्रतिकर्षण लगेगा। एक जैसे आवेश होते हैं हमेशा प्रतिकर्षण होता है। करंट आएगा कभी नहीं आएगा, एक प्लस होना चाहिए करंट के लिए, एक माइनस होना चाहिए। जब अलग अलग आवेश होते हैं तब बेटा हमेशा करंट आता है। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखोगे। अगर ये था डस्टर था, पृथ्वी है, अगर नीचे आ रहा, इसका कारण ये है कि पृथ्वी जो होती है नेगेटिव होती है हमेशा, ये वस्तु हमेशा जो भी है, जो हल्की वाली वस्तु हमेशा पॉजिटिव होती है। रीजन बहुत सिंपल सा रीजन है कि एक आदमी के पास 100 रुपये हैं और एक के पास 50 रुपये हैं। 50 वाला कम था लेकिन इससे इसने कर्जा ले लिया, इसके पास 150 रुपये हो गए, इसके पास 0 रह गया। हल्का कौन है, हल्का 0 वाला, लेकिन प्लस में कर्जे में नहीं डूबा है, इसने कर्जा ले लिया, भारी तो हो गया लेकिन ये माइनस में रहेगा। वही हाल है यहाँ पर भी। पृथ्वी अगर भारी है उसका रीजन है कि कर्जा लेकर तैयार है, इस पर जो भी है उससे पहले से ही ये अपना जो ग्रेविटी वाला जो गुरुत्व के कारण वो बल इस पर पहले से लग जाता है, समझ लो, ये कर्जा ले चुका होता है, इस वजह से नेगेटिव में होती है, ये पॉजिटिव में होता है। और जब अलग अलग आपके होते हैं, आपके कोई वस्तु है या आपके चार्ज हैं, तो उनके पीछे कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल। कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल बेटा। तो आकर्षण के अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं। तो F जो लगेगा वो आकर्षण वाला होगा। कब होगा, जब अलग अलग वस्तुएं आपकी होंगी। जैसे न्यूटन ने कहा जाता है कि न्यूटन ने जो एक पेड़ के नीचे बैठा था, सेब का पेड़ था, सेब नीचे गिरा। नीचे ही क्यों गिरा, इस बात को न्यूटन ने सोचा। उसके बाद जब पढ़ा पूरी कहानी कि क्या रीजन था, जब खोज हुई थी कि पृथ्वी अपनी ओर, पृथ्वी के पास कोई ना कोई बल है जो अपनी ओर खींच रही है हर वस्तु के लिए। ऊपर डाली, नीचे क्यों आ रही, ऊपर क्यों नहीं जा रही कोई वस्तु। तो उसने जब खोज की, पता चला कि ये तो रीजन यही है कि पृथ्वी का खुद एक गुरुत्व बल होता है जिसके कारण किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, अपनी ओर खींचती है। बल हमेशा कौन सा लगेगा, आकर्षण बल। दूर हटाएगी तो प्रतिकर्षण होगा। यहाँ से लगभग मैं बता रहा था, किसी वस्तु को अगर मैंने बताया था पूरा कि 800 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से अगर किसी वस्तु को वेग दे दें, जैसे पलायन वेग बोलते हैं, अगर दे दें
और वो वस्तु एक सीमा है, लेयर है, ओजन परत मैंने बताई थी। यहाँ से लेकर लगभग 50 किलोमीटर से भी ऊपर ऊंचे पर जाओगे तो वस्तु खुशी की छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, ये चौक भी अगर छोड़ दूंगा वहाँ नीचे नहीं आएगा। हेलीकॉप्टर एरोप्लेन है, वहाँ पर ऊपर तुम जाते हो तो रीजन 3 इडियट मूवी तुमने देखी होगी, वहाँ पर जब उसमें बताया जाता है कि ऊपर जाकर जो बॉल पेन, जो वाली बात थी कि बॉल पेन वहाँ पर क्यों नहीं चला जाता, वहाँ कच्ची पेंसिल चलाई जाती है ऊपर, क्योंकि बॉल पेन जब ऊपर तुम ले जाओगे और जब तुम लिखोगे तो पेन इधर से नहीं, इंक इसका ऊपर से निकलने लगेगा, समझ लो। तो और छोड़ दिया तो वो तो नीचे नहीं गिरेगा, वो पेन तुमने सोचा मैं नीचे, ये छोड़ दो नीचे गिर रहा है, वहाँ तो कहीं उसका ये सीमा खत्म हो चुकी है गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की। अब तो वो पानी की तरह ऐसे तैरेगा, इधर उधर जाएगा, वहीं के वहीं रहेगा, और तुम हो वहाँ पर तो तुम्हारा आँख ना कहीं भी लग सकता है वो। यही रीज़न है वहाँ पर कि कोई भी इंक वाला पेन नहीं बल्कि कच्ची पेंसिल ले जाती है। कोई जो ग्रेफाइट कच्ची पेंसिल के अंदर होता है, ग्रेफाइट क्या होता है बेटा, आपका अर्धचालक होता है, आपका उपधातु होती है, धातु नहीं होती है। यही रीज़न है कि वहाँ पर ऊपर जाकर कच्ची पेंसिल का यूज किया जाता है तुम्हारा जो हेलीकॉप्टर एरोप्लेन है, ठीक है। तो बहुत सारे रीज़न मैंने बताया, साइंस, ये सब साइंस है पूरी। तो हम ये नहीं कह सकते कि सेब को देखकर न्यूटन ने जरा देर में दे दिए न्यूटन के नियम, इसके पीछे बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा है। जो पहले साइंटिस्ट थे वो भी खोज कर रहे थे बहुत ज़्यादा कि कोई चीज़ नीचे गिर रही है, क्यों गिर रही है, उनकी बात समझ में नहीं आ पाई, और न्यूटन 1 मिनट में आए और तुरंत वो बैठे थे बगीचे में, सेब गिरा और उसके ऊपर पूरा कंसेप्ट निकाल डाला। तो बेटा इसका मतलब ये नहीं है, मैंने कहा है कि तुमने सोचा कि एंड में तुम आए कि मैं तो 1 महीने में आ गया और 1 महीने में 80% इंटर में ले आया। 80% 1 महीने की वजह से नहीं आई है कभी भी। बात समझा करो, बार बार समझाता हूँ मैं हर लेक्चर में कि आपको ये अगर आज 80% लाए हो या इंटर में तुम 90% तुम ले आए, तुम सोचो कि लास्ट के 10 दिन बहुत अच्छे पढ़ाता इस वजह से आए हैं। लास्ट के तुम 10 दिन नहीं भी पढ़ते तो तुम सोचो कि 90% का जो असर है, ऐसा कुछ भी नहीं। ये 10 दिन का जब कह देते हो कि लास्ट के 10 दिन बहुत अच्छा पढ़ाता, इस वजह से 90 बनी है। ये 10 दिन में जो तुमने थ्योरी तैयार की है, ये तुमने कभी सोचा है? 10 दिन की जो थ्योरी तुमने 10 दिन में तैयार की है, ये तुम पहले से नहीं पढ़ रहे होते। तुम्हारा जो भी अप्रैल से सेशन स्टार्ट हो जाता है लगातार, भले तुम याद नहीं करते हो लेकिन कहीं ना कोई टीचर पढ़ा लेक्चर सुनते तो हो, समझते तो हो, और तुम याद नहीं किया। अब तो बोर्ड आएगा दिसंबर, उसमें याद करेंगे। वो याद तो तभी हो पाए, कोई भी अननाउन अपरिचित चीज़ डाक मैं तुम्हें दे दूंगा, कैसे याद हो सकती है? एक गाना तुम्हें दे दूँ बिल्कुल बिना सुना हुआ गाना, तुम याद कर लोगे, उससे रोज़ गुनगुनाओगे और तुम कहोगे मैं तो फलानी 29 तारीख को मुझे पूरा गाना याद था, लास्ट वाले दिन अच्छी मेहनत की थी। भैया अच्छी मेहनत का असर ये पहली तारीख से शुरू हो चुका था। इसके थोड़े थोड़े प्रयास से आप एक बड़ा ब्रह्मांड खड़ा कर चुका है 29 तारीख को। ये कभी मत कहा करो कि लास्ट दिन मैंने इसके पीछे का प्रयास होता है, समझ लो ये प्रयास नहीं होता। अगर यहीं से तुम शुरुआत करते, ये समझो 1 तारीख वाली जो तुमने मेहनत की, थोड़ा सा क्यों गुनगुना पाता हूँ मैं, ज़्यादा याद नहीं हो पाता, अगर ये मेहनत तुम ये 29 को करते तो यह इस जैसा ही बनते तुम। अगर ये टॉप बने हो 29 को, उसके पीछे हाथ है इसका 1 तारीख का। यही बच्चा सोचे कि लास्ट के 2 महीने पढ़ लूँगा इंटर में, तो वो तो ये अप्रैल से मार्च से ट्यूशन क्यों पढ़ेगा, क्यों तैयारी करेगा? वो लास्ट के 2 महीने पढ़ ले। ये 2 महीने का रोल, इसके पीछे वाले 8 महीने का रोल होता है। ये 8 महीने नहीं पढ़ेगा, ये 2 महीने में समझौता करता है एंड में आके कि मुझे छोड़ दो, कूलाम का नियम इम्पोर्टेंट लिस्ट दे दो, 8-10 टॉपिक रट लो, कर लो। फिर बेटा रटना नहीं है, साइंस से पहले बता चुका हूँ। साइंस जो तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई का उद्देश्य कभी भी नौकरी लेना नहीं है, ये उद्देश्य के साथ पढ़ो। पहली बात तो सोचता कि तो उसकी इतना पढ़ा तो उसकी नौकरी नहीं लग पाई। गांव में उदाहरण देते हैं, चाची काकी फूफा बुआ, अरे तू क्या कर लेगा, जब तेरे चाचा इतना पढ़ा था, नेट फेट निकाल दिया, ये टेट निकाल दिया, कि तू क्या कर लेगा, वो तो इतना पढ़ा, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। तुम्हारे पास सीधा सा जवाब होना चाहिए कि हो सकता है चाचा अगर सक्सेस नहीं हो पाए, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न थे। वैकेंसी का रीज़न समझ लो, है टेक्नोलॉजी का रीज़न समझ लीजिए, लेकिन मेरे पास तो टाइम है ना। चाचा की जैसी उम्र थोड़ी आज मेरी जो मैं नहीं कर सकता। मेरी तो चाचा जैसी, जो चाचा थे उस उम्र में, वो तो उम्र है मेरे पास। चाचा इतना संघर्ष किया, जब ये ओपन सक्सेस होना है ना होने का अलग चीज़ है, लेकिन चाचा के पास नॉलेज है, वो तो इस वजह से है ना, इस एज में उन्होंने ये मेहनत की थी। लेकिन वो एज तो मेरी भी आज है। मैं प्रयास करूँगा, सही मुझे गाइड मिल गया तो मैं क्यों नहीं सक्सेस होऊंगा, हो सकता हूँ। जरूर नहीं है कि कोई बंदा इतनी मेहनत करके सक्सेस नहीं हुआ है और अगला बंदा ना हो पाए, ऐसा कुछ कोई लिंक नहीं है बिल्कुल भी। या कोई प्रमाण लाइए,
अगर उसने फूफा जी ने, चाचा जी ने अगर ये एग्जाम्पल दिया है तो तुम्हें भी एक एग्जाम्पल सोचना होगा कि वो चाचा से फलाना, तो चाचा से तो बहुत कमज़ोर थे, पर वो क्यों सक्सेस हो गए। आप चाचा को लाते हो बीच में, उन्हें लाइए कि चाचा की उम्र का फलाना लड़का था जो आज की उसकी बायोग्राफी पूरी पढ़ के देखिए, मैंने न्यूटन की ले लो, सचिन तेंदुलकर की ले लो, वो हाई स्कूल के फेल थे, आज दुनिया उन्हें पूछ रही है। क्यों पूछ रही है? टैलेंट के बेस पर। तो आप कैसे कह सकते हो अगर मैं हाई स्कूल में फेल हो गया हूँ तो मैं जीवन में सक्सेस नहीं हो सकता। अगर कम परसेंटेज मेरी आई है, हाई स्कूल फेल हो गया हूँ, मैं फिर से प्रयास करूँगा कहाँ गलती हुई थी, और मेरे पास उम्र नहीं निकल गई है, मैं जरूर सक्सेस होऊंगा। ऐसे उन्हें लाजो वो उदाहरण दे रही हैं, तो तुम जो कह रहे हो बात उस जैसा उदाहरण तुम भी प्रस्तुत कर दो, बस शांत हो जाएगी दुनिया। ऐसा आपको बेटा करना है। मैं बता रहा था यहाँ पर जिस प्रकार से कूलाम किले में 2 आवेश होते हैं, उनके बीच की दूरी पर रख दूँ तो उनके बीच में 2 बल लगते हैं। वो बल कौन से होते हैं? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। बेटा आकर्षण बल कब होता है? जब होता है जब आपके क्या होते हैं बेटा, अलग अलग आवेश होते हैं, अलग अलग चार्ज होते हैं। एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए, या पहला माइनस दूसरा प्लस, है तो अलग, हमेशा आकर्षण बल होगा, समझ लो। करंट जब भी बिजली से कोई भी आप मोबाइल चार्ज करते कुछ करते, करंट क्यों आता है? अलग अलग आवेश से 2 तार दिए जाते हैं हमेशा। कभी कभी क्या होता है, आजकल की टेक्नोलॉजी एक की तार से काम चल रहा है, एक ही तार में दोनों फिट करके दे रहे हैं वो लोग। तो ये कभी मत कहो कि इसमें तो केवल प्लस ही आ रहा होगा, माइनस ही आ रहा होगा, ऐसे करंट आ सकता है कि कभी? उसमें दोनों आयन चल रहे हैं, पॉजिटिव भी चल रहा है, नेगेटिव भी चल रहा है, बाइंड करके उन्होंने पूरा एक बना दिया है। बात समझ आ रही है? तो जरूर जाके साइंस है, ऐसे कैसे पॉसिबल है कि करंट आ जाएगा? करंट तभी आएगा जब अलग अलग आवेश होंगे। तुम मेरे पास आ रहे हो इसी वजह से आ रहे हो, नहीं तो तुम मुझसे दूर, जो बच्चों की जो संख्या है दूर हटती जाएगी टीचर से, कम होते जाएंगे स्टूडेंट बैच में या किसी भी भाई एक स्टूडेंट टीचर से तब जुड़ता है जब आकर्षण बल लगता है। क्या लगता है? आकर्षण बल लगेगा, अट्रैक्शन। मेरे अंदर ताकत है तो तुम्हें मैं खींचने की, खींचेगा कब? जब आवेश अलग अलग होंगे। अगर तुम्हारे पास 2% की नॉलेज है, मेरे पास 2% नॉलेज है, एक जैसे आवेश को प्रतिकर्षण होगा, दूर हट जाओगे मुझसे, तुम हटाओ, कुछ नहीं है यहाँ पर। अगर थोड़ा सा भी 3%, 1% तो उससे ज़्यादा हूँ, मेरे पास आओगे कि भैया 1 रुपये दे दो मुझे, मेरे भी 3 हो जाए, आपके पास तो 3 नहीं। सीधा से फंडा सा लॉजिक है बेटा। मेरे पास इस सोच के साथ आए हो कि तुमसे शायद मुझसे बेहतर नॉलेज, तुमसे ज़्यादा नॉलेज है मेरे पास में, तो तुम्हारी जो 10% या 2% की नॉलेज है, मेरे पास जो 80 है, ये रोज़ तुम कोशिश कर रहे हो। तुम कोशिश तो यही होती है मुझे एक ही दिन में 80 दे दें, लेकिन हो नहीं पाता, क्योंकि ये हो नहीं पाएगा, साइंस है ये। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि 1 लाख रुपए कर्जा लेना है, फटाक से ले लोगे, ले जाओ लो कर्जा, कर्जे वाली चीज़ फटाक से देने वाले ले जाओगे। ज्ञान थोड़ी फटाक से लेने वाला है, ज्ञान के लिए चाहिए माइंड की पावर। एक वही सिलेबस पूरा एक लड़की 10 दिन में तैयार कर लेती है, ये एनसीईआरटी के सिलेबस 10 दिन में ख़त्म है, और तुमने पूरी साल लिया। ये तो सब डिपेंड किया माइंड के ऊपर। तुम्हारे अंदर ताकत होती 10 दिन, क्या तुम 2 दिन में भी ले जा सकते थे मुझसे? लेकिन ये क्षमता सब आईक्यू पर डिपेंड कर रहा है। तुम्हारा जितना ज़्यादा आईक्यू होगा उतनी जल्दी चीज़ों को कंट्रोल करोगे, उतनी जल्दी कम समय में जल्दी सक्सेस होगी, समझ लो। लेकिन कभी भी आईक्यू ज़िंदगी जो तुम जन्म से कभी भी लेकर नहीं आता बच्चा, यहीं लेना होता है आईक्यू को। तुम सोचो मैं तो इसका मतलब गरीब घर में पैदा हुआ हूँ और मेरा तो इसका मतलब खाना पीना अच्छे से नहीं किया होगा माँ ने, तो मेरा आईक्यू लेवल या मोटी बुद्धि मेरी बन गई। बेटा अगर उस क्षण में उनकी मजबूरी थी, कोई माँ बाप नहीं चाहते मेरा बच्चा ऐसा हो, हैं? किसी को एक आंख से अंधा पैदा जन्म से आ जाता है, एक हाथ ही नहीं है उसका, कुछ नहीं है, तो पेरेंट्स क्या चाहते हैं किसी के कि मेरा बच्चा ऐसा हो? नहीं चाहते हैं ना। तो हालत ऐसे बन गई जो हुआ। अब आपके अंदर जब दुनिया में आ गए, अब आपको हालत को ऐसा बना दो कि आप मजबूर हो जाओ कि जिनके हाथ पैर हैं, उनकी लकीरें हैं, जब वो लकीरों पर देख पा रहे मेरी लकीरों में नौकरी नहीं है, और तुम्हारा हाथ ही नहीं है, जब हाथ ही नहीं लकीर भी नहीं है, तो बिना लकीरों के भी कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि लकीर है तभी कुछ हम बन पाएंगे। बिना लकीरों के ही बहुत कुछ नहीं, सब कुछ बनते हो। मात किससे? मेहनत से बेटा। यहाँ क्या चाहिए तुम्हें? लेबर चाहिए, मेहनत है। हाथ नहीं है, टुंडे हैं, लूले हैं, गाड़ी चला रहे, बाइक चला रहे, सब कुछ काम कर रहे हैं, IAS रहे, DM रहे, सब बन रहे, तो उनके हाथों में उनकी लकीरें नहीं है, और फिर भी वो तुम्हारे इतने बड़े पद पर पहुँच गए। तो तुम कैसे कह सकते हो कि मेरी किस्मत
मैं नहीं था इसलिए नहीं बन पाया। किस्मत खुद बनाई जाती है, इसका विशेष ध्यान रखें। किस्मत अपने हाथ में होती है, ना कि लकीरों को देखने, हाथ की लकीरों देखने से तुम किस्मत डिपेंड कर दोगे। मेरी लकीरों में तो नौकरी है ही नहीं। किसी पंडित जी के पास जा रहे हो कि देख रहा मैं नौकरी है नहीं, पढ़ूँ ना पढ़ूँ। वो पंडित जी कैसे डिसाइड कर सकता है कि तुम्हारी नौकरी है या नहीं इन लकीरों से? बेटा बार बार समझा रहा हूँ मैं, इसीलिए मैं अपने टॉपिक पर आ जाता हूँ, थोड़ा सा बीच बीच में मोटिवेशन करता रहता हूँ, ताकि बच्चों को पहले अंदर से भूख होनी चाहिए। भूख ही नहीं है, ज़बरदस्ती पढ़ा रहा हूँ मैं, तो खाना खा लेगा क्या वो बच्चा? जहर का काम करेगा। तुम खाना खाए हुए तुम्हें और खाना आ जाए अच्छे से अच्छा, बिल्कुल तुम्हारे लिए होगा नहीं। जब भूख होगी तो बिल्कुल सूखी रोटी और बिल्कुल सोजा चटनी होती है गाँव की, बिल्कुल वो दे दो, प्याज से दे दो, बड़ा अमृत सामान खा लेगा वो। और खाना भरपूर है, अब तुम बिल्कुल बोला था 56 भोग ले आओ, वो छुएगा नहीं, बिल्कुल अंदर से है ही नहीं कुछ इच्छा। इसीलिए बेटा स्टूडेंट के लिए मेरा मानना ये है कि सबसे पहले उनके अंदर भूख जगाओ। हर टीचर का उद्देश्य है, उनके अंदर भूख नहीं होगी तो बच्चा ना तो तुम्हारे पास आज 4 दिन आ रहा है, वो अगले दिन से आना भी छोड़ देगा और पढ़ाई से कहीं तुम्हारे पास से नहीं और भी कहीं पढ़ेगा, तो वहाँ से भी भूख उसकी मिट चुकी है, वो पढ़ेगा ही नहीं। तुमसे नहीं, तुम सोचो कि बच्चा मेरा चला गया, हो सकता है मैं गलत पढ़ा रहा हूँ या मैं ऐसा कुछ नहीं दे पा रहा हूँ, शायद वो बच्चा जो चाहता है वो जा रहा है, वो तुम्हारे पास और दूसरे टीचर के पास जाएगा, वो वहाँ भी नहीं रुकेगा। सही बात है कि किसी को, स्टूडेंट को, टीचर को अगर ज्ञान देना है बच्चे को, वो बेटा पढ़ाने की बजाय पहले उस पढ़ाने जैसा तैयार कर लो स्टूडेंट के लिए। वो 1 साल क्या तुमसे 10 साल तक नाता रखेगा वो स्टूडेंट। तुम सोचते हो मेरे पास तो 4 महीने रुक जाए, 5-5 2,000 रुपये बच्चा आ जाएगा कम से कम, ये गुणा भाग लगाने के बच्चे, ये सोचो उस स्टूडेंट को ज़िंदगी भर का नाता दे दो। वो कब ज़िंदगी भर की भूख पैदा करनी होगी। तुम्हें 1 साल टिकाना है बच्चे के लिए तुम्हारे सेंटर पर, तो 1 साल जैसी भूख पैदा करनी होगी उसके लिए अंदर। उसे ऐसा तोड़ दो, 1 साल का भूख दे दो, बेटा 3 महीने बाद ये ऑफर चल रहा है, ये क्रेडिट आने वाला है, यहाँ पर इतना सिलेबस होने वाला है, ये हो रहा है, यहाँ दिसंबर सितंबर तेरे ये फॉर्म डलवाऊंगा, यहाँ से ये वाली लाइन तेरी निकल रही है। पूरा वो तुम्हें छोड़ के जाएगा? कभी नहीं आएगा। पूरी साल तुमने महीनों में बांट दिया, उसके उद्देश्य क्या हैं, उसका उद्देश्य समझा दो कि 1 साल के उद्देश्य हमें ये है, ये मुझे समझाना, ये हम लोगों को करेंगे बेटा, एक साथ मिलकर ये करेंगे, तभी ये मिशन कामयाब हो पाएगा। तो बच्चा वो आपके साथ जुड़ा रहेगा और ज़िंदगी भर का नाता बना रहेगा, समझ लो। तो एनीवे कम टू द पॉइंट्स, थोड़ा सा बीच बीच में होता है बेटा, अपने पॉइंट पर आ जाइए। मैं बता रहा था कि न्यूटन की कहानी में बस इतना उद्देश्य कहना चाहिए कि कोई भी अगर आज सक्सेस हो रहे हो, उसके पीछे बहुत जो पिछले दिनों का जो भी होता, सबका एक ही दिन का थोड़ा सा भी आज सीखा, उन सबका बेटा प्रयास होता है। आज तुम बड़े जब हो पाते हो, माँ जो तैयार करती है, तुम्हें पालन पोषण करती है, तुम सोचो मैं तो 1 साल रहकर मैं हॉस्टल में जाए, स्त्री से इतना बड़ा हो गया, तो माँ की कुर्बानी बेकार। माँ तुम जब छोटे से थे, तुम जब 5 किलो के वजन से पैदा हुए थे, आज 45 किलो वजन तुम लेकर घूम रहे हो। तुम सोचो मैं तो जब 14 साल का हुआ था, 14 साल के बाद हॉस्टल में चला गया और वहाँ मेरा 45 किलो वजन हो गया, तो फिर शुरू से चले जाते और कर लेते 80 किलो वजन। बेटा इसके पीछे का प्रयास ये माँ है। यहाँ पर बात समझ आई नहीं आई? कभी भी तुम निपुण, तुम हर साल तुम अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखो। ये मेरा लाइफ का अपने साथ में एक्सपीरियंस है मेरा, कि मैं हर साल में सोचूं कि जो आज साल पढ़ा रहा हूं, क्या ऐसा ही मैं अगले साल भी पढ़ाऊंगा? क्या मैं अगले साल इससे और अच्छा पढ़ाऊंगा? मैं समझ में आया नहीं है ना? हर साल तुम्हें सिखा के जाती है और माइंड की कैपेसिटी बढ़ती जाती है उम्र के हिसाब से। तुम्हारी आज इस साल की उम्र है, तुम सोचो कि 11th में तो क्या था, अब तुम इस साल तुम पढ़ लोगे, तुम पढ़ा दूंगा, तो तुम सोचो अरे मैं तो इस साल बहुत होशियार कर दिया बंटी सर ने। ऐसा कुछ नहीं है। उन पिछले 6, 7, 8 में तुमने कुछ ना कुछ सीखा था, उन सब का प्रयास ही यहाँ पर आ पाया है, समझ लो। इसका मुझको क्रेडिट नहीं जाएगा। हाँ वो अलग बात है, यही अगर किसी 12th और कहीं से कर रहे होते हैं तो शायद जो तुम्हें 100% तक पहुँच पाया हूँ, शायद वो 60% यहाँ से 20% थी और 60% पहुँच पाए। वो फिर आपका ये डिपेंड करता है वो टीचर कैसा मिला, स्टूडेंट की किस हिसाब से वो करा रहा था। यही बात वो इसी समय में एक पहुँचा देता है यहाँ तक, एक पहुँचा देता है यहाँ तक केवल, बस ये बची 40%। वो फिर 12th के बाद है फर्स्ट या सेकंड जो BSc करो, BCom BTech करो, वहाँ तक तुम्हारा माइंड डेवलप हो पाएगा। और एक अच्छे टीचर की रणनीति में तुम आ गए तो वो माइंड 100% वाला यहीं पर फैक्टर खेल खत्म कर दोगे तुम। ये होता है बस, और कोई बात नहीं है। सब बच्चे एक सा होता है, सब टीचर एक जैसा होता है, कोई मूर्ख नहीं होता, कोई विद्वान नहीं होता, सब बराबर लेकर आए यहाँ पर, समझ लो।
तो बेटा यहाँ पर पहला कूलाम का नियम मैंने समझाया था। कूलाम का नियम में बल का सूत्र एक होता है। कूलाम का नियम सिर्फ बल को डिफाइन करता है और बल का मात्रा बेटा क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, न्यूटन भी होता है। क्या होता है बेटा दूसरा मात्रा क्या होता है, डाइन भी होता है। क्या होता है, डाइन। क्या होता है, डाइन। दोनों मात्रा याद रखोगे। कोई पूछ लेता है कि एम की पद्धति में मात्रा बल का क्या होता है बेटा, वो न्यूटन होता है। लेकिन CGS पद्धति में CGS तो CGS पद्धति में बेटा क्या होता है, इसका मात्रक बेटा आपका डाइन। क्या होता है बेटा, डाइन। और एम के पद्धति में क्या होता है बेटा, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। तो यहाँ पर बल का मात्रक मैंने लिखा। दूसरा पॉइंट बेटा आप स्टार्ट कर लोगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता को E से शो करते हैं बेटा। E बराबर जो सूत्र होता है F बट्टे बेटा Q नॉट, ये सूत्र होता है E बराबर F बट्टे Q नॉट। ये डाल दो बेटा, बॉक्स में बंद करते आया करो सूत्रों के लिए जो भी मैं करा रहा हूँ ये। और कोष्टक बंद कर दो बेटा। पीछे आप जो मात्रक है मात्रक भी लिख दिया करो, बेहतर होता है साथ के साथ, क्योंकि न्यूमेरिकल जब आंसर आया करेगा तो मात्रक तो हमें वहाँ भी जरूरत पड़ती है बेटा। बेटा आपने E बराबर F बट्टे Q नॉट, मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने बताया था E बराबर F बट्टे फॉर्मूला जो बताया आपने E बराबर F बट्टे Q नॉट। ऊपर बेटा बल है, बल का मात्रक क्या होता है बेटा, न्यूटन होता है। ओब्लिक नीचे क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा, कूलाम होता है आपका ये। नेक्स्ट बेटा थर्ड पॉइंट आपका आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण बेटा, जो भी 12th स्टूडेंट हैं वो जो मुझसे जुड़े हैं वो बेटा साथ के साथ अपना नोट्स ऑनलाइन के जरिए या कैसे किसी के जरिए आप बेटा नोट्स आप बनाते चलिए साथ के साथ। आवेश का क्वांटीकरण आवेश का, तो Q आवेश का चल रहा है, आवेश को Q बोलते हैं। फॉर्मूला बताया था प्लस माइनस NE। E फॉर बेटा इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं बेटा। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। इस वजह से बेटा आपका आवेश का क्वांटीकरण का जो फॉर्मूला है वो बेटा Q बराबर प्लस माइनस NE। साथ के साथ जिन छात्र ये नोट कर लिया है, मैं आगे करता जा रहा हूँ, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है साथ के साथ बेटा फॉर्मूले याद करते जाओगे तुरंत के तुरंत साथ के साथ। बेटा फॉर्मूला नंबर 4 चौथा वाला, चौथा चल रहा है बेटा आपका। चौथा जो फॉर्मूला है सभी को पता था, मैंने बताया था बेटा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण बेटा इसे P से शो करते हैं, P से। P बराबर मैंने बताया था, P बराबर फॉर्मूला था 2QL, क्योंकि आवेश और उनके बीच की जो दूरी होती है इनका जो प्रोडक्ट जो होता है गुणनफल वो बेटा वैद्युत का आघूर्ण कहलाता है। P बराबर 2QL होता है और इसका जो मात्रक था बेटा Q आवेश होता है। तो आवेश का मतलब कूलाम डैश, ये L लेंथ है, मीटर, कूलाम मीटर बेटा इसका मात्रक हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ वाला बेटा, इसकी दो स्थिति होती हैं, एक अच्छी स्थिति होती है वैद्युत ध्रुव की, एक निरक्षीय होती है। तो अच्छी वाले स्थिति में E बराबर फॉर्मूला और एक निरक्षीय वाली में बेटा, निरक्षीय स्थिति में E बराबर फॉर्मूला तो क्या बताया था मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बट्टे R3 बेटा मैंने बताया था। इसमें अच्छे वाले में 2P आता है ऊपर और निरक्षीय वाले में क्या हो जाता है, निरक्षीय वाले में बेटा आपने बताया था कि सर इसमें 2 हटा दीजिए, और बहुत आसान ट्रिक आपने बताई थी कि सेम रहता है, बस ये आगे का जो 2 डिजिट है इसको रिमूव कर दीजिए तो P अपॉन केवल R3 बचेगा।
बेटा 7वां इससे पहले कराया जाता है, कराया डेरिवेशन हालांकि मैंने, वो किसी बिंदु आवेश के कारण जो तीव्रता होती है, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण जो तीव्रता जो होती है ई बराबर, वो बेटा क्या होते हैं, ई बराबर तीव्रता वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और बेटा आपका Q अपॉन आर स्क्वायर, Q अपॉन आर स्क्वायर। बेटा किसी बिंदु आवेश के कारण तीव्रता ये होती है। इसके बाद में हम पढ़ाया तो नेक्स्ट पॉइंट वैद्युत फ्लक्स। बेटा वैद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, वैद्युत फ्लक्स को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। इसे बेटा सिंबल फाई ई एक सिंबल होता है। इसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपका बेटा क्या होता है, ई ए कोस थीटा होता है। जब वेक्टर होता है तो कोस थीटा नहीं आता है, जब वेक्टर हटा देते हो तो बेटा आपका एंगल कोस थीटा आ जाता है। वैद्युत फ्लक्स बराबर फाई बराबर ई ए कोस थीटा होता है। एक नेक्स्ट बेटा मैंने पढ़ाया था गॉस की प्रमेय, गाउस भी नाम बोल देते हैं एनसीईआरटी में। गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय के लिए सभी भाई बहनों के लिए मैंने बताया था फाई ई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई ई बराबर बेटा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट बेटा 10वां पॉइंट, गॉस की जो प्रमेय मैंने बता चुका हूँ कि फाई ई बराबर क्या होता है आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट 10वां पॉइंट मैंने एक अनंत लंबाई वाला डेरिवेशन कराया था। इसकी प्रमेय थी बेटा थ्योरम, गॉस से जो थ्योरम मैंने करा रखी है बेटा, अनंत लंबाई के कारण जो बेटा तीव्रता थी आपकी वो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 लैम्डा बट्टे आर। बेटा ये कल मैंने कराया था सभी बच्चों के लिए, और मैंने कराया था कि प्रिपरेशन साथ के साथ करती रहनी चाहिए। एक क्लास में बच्चा टॉपर बनता है, टॉपर के अंदर जो गुण होता है वो सबसे मेन गुण ये होता है कि जो टीचर जितना पढ़ा रहे हैं वो साथ के साथ उसी दिन तैयार करना है। अगर कल के ऊपर टालोगे एवरेज बन के रह जाओगे। पहले बता चुका हूँ, आपको आगे निकलना है क्लास में, अपनी गली में नंबर 1 रहना है, अपनी सोसाइटी में नंबर 1 रहना है, तो नंबर 1 जैसे काम करने होंगे। नंबर 1 जैसे आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट की कर्तव्य ये है कि टीचर ने आज सिलेबस जितना कराया है आपकी जिम्मेदारी है उतना तैयार रहना चाहिए। साथ के साथ पिछले 4 दिन पढ़ा दिया, 4 दिन का जितना सिलेबस आज तैयार रहना है। ये नहीं कि आज पढ़ा आज का तैयार करो, पिछला कौन करे, पिछला भूल नहीं जाओगे फिर उसको। बेटा थोड़ा थोड़ा रिवाज करते जाना। मैंने बताया है कि जब साथ के साथ याद करोगे एक दिन प्लेटफॉर्म खड़ा हो जाता है। एक लड़का कंपटीशन की तैयारी करता है, लगातार 1 साल तैयारी करता है। 1 साल तैयारी की है उसने, एक लड़के ने कंपटीशन की तैयारी की है, किसी भी कंपटीशन, जैसे 12th है तुम्हारी, इंटर 1 साल भरपूर प्रयास करोगे आप, रिजल्ट निकलेंगे एंड में आके तुम्हारे, ठीक है। 1 साल की जो मेहनत होती है, एक दिन मात्र जरा से 5 मिनट रिजल्ट आने वाला है। और पेपर आपको जो 3 घंटे 15 मिनट जो मिल रही है तुम्हें, पूरी साल पढ़ते हो जब तैयारी कर पाते 3 घंटे जैसी। ये सोचो, इतना 365 दिन पढ़कर जब आप 3.25 घंटे में वो पूरी नॉलेज आउटपुट कर देनी होती है और इसका रिजल्ट मात्र 1 मिनट में आ जाएगा। डिस्प्ले करना है केवल, मोनिटाइज केवल, उस पर तुरंत आ जाएगा। चाहे मोबाइल पर देख लो सरकारी.com पर, चाहे आपका लैपटॉप अगर है उस पर सरकारी.com पर ही जाना और तुरंत ऑप्शन आ जाएगा, रोल नंबर डालोगे और तुरंत रिजल्ट आपके सामने। तो यहाँ पर बेटा मैं बता रहा था कि जब पूरा आपको टॉपर बनना है, क्लास में कुछ करना है अच्छा, तो साथ के साथ जितना सिलेबस तैयार होता जा रहा है उतना तुम यकीन मानोगे। अगर 1 महीने तुमने ऐसा करके देखो, 15 दिन भी या 10 दिन भी, और छोटा सा 10 दिन का ट्रेलर देख लो, 10 दिन तक जितना सिलेबस पढ़ा रहा हूँ और 10 दिन साथ के साथ तैयार करना, 10 दिन बाद तुम मुझसे मिल लेना, तुम्हारे अंदर कितनी पावर आ चुकी होगी। अपने अंदर ऐसा लगने लगता है कि 10 दिन जितना सर ने कराया तैयार है मामला। इसी प्लानिंग से 2 महीने तुमने कर लिया तो लगेगा कि हम बहुत अच्छी जगह जाने वाले हैं, समझ लो। इसका आप 10 दिन ट्राई तो करके देखो, एक चैप्टर अपने आप में जरा पूरा एब्जर्व करके तो देखो बेटा, अपने अंदर ढाल के तो देखो। जो तुम कहोगे मैं तो संडे आ रहा है, संडे वाले दिन पूरा छुट्टी रहती है, मैं तो पूरा तैयार कर लूँगा,
बेटा कभी नहीं हो पाता। ऐसे संडे यानी कितने आएंगे और यही बहाना तुम्हें मिलता जाएगा कि सर उस संडे वाले दिन तो फूफा आ गए थे घर पर, मैं कर ही नहीं पाया, खेत में पानी लगाने के लिए आ गया, मम्मी की तबीयत दवा दिलवाने चलेगा। भैया हर संडे के यही बहाने होते हैं, हर दिन अपने आप में खास होता है, कभी संडे मंडे पर टालो ही मत। पढ़ने वाला बच्चा तो संडे मंडे भूल ही जाता है, संडे आज मंडे है, मुझे काम करने से मतलब संडे मंडे देखूंगा मैं। गलत बात, संडे मंडे पर मत देखिए। आपको तारीख पर जाए, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक का कितना मटेरियल तैयार है मेरे अंदर, बस ऐसे टारगेट बनाने हैं तुम्हें। बेटा मात्र 10 फार्मूले आपको मैं बता चुका हूँ। इन 10 फार्मूले से पूरे फर्स्ट चैप्टर के सभी अटैक करने वाला हूँ न्यूमेरिकल पर मैं, ठीक है। पहले एनसीईआरटी कराऊंगा, उसके बाद बेटा आपका जो एक्टिव है आपका, और राजीव वाला जो प्रकाशन तुम्हारा है, और मैंने जो बताया था जो डागा में जो किताब चल रही है वो अच्छी किताब है, वो भी आपकी भटनागर नंबर 1 होती है फिजिक्स में। तो न्यूमेरिकल भटनागर से सबसे ज़्यादा आते हैं बोर्ड के पेपर में, इसीलिए मैं बेटा आपका मित्तल वाले और भटनागर के सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल कराता हूँ मैं यहाँ। तो स्टार्ट कर दोगे बेटा, यहाँ पर डाल दोगे आप एनसीईआरटी, ऊपर डाल दो बेटा बहुत जल्दी। सबसे पहले ये डाल दीजिए न्यूमेरिकल, हेडिंग डाल दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन। वो सभी फॉर्मूले मैंने सम इंपॉर्टेंट पॉइंट हेडिंग डलवाया तो उसमें लिख रही है। अब हेडिंग डालोगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कैपिटल क्यू बना दोगे। और ये किस किस राइटर की कराने वाला हूँ मैं, एनसीईआरटी कॉमा मित्तल कॉमा भटनागर, 3 राइटर के न्यूमेरिकल में कराने वाला हूँ। इसमें आपको पता नहीं चलेगा कब मैं एनसीईआरटी में गल गया, कब मित्तल में आ गया। तो तुम्हें क्वेश्चन से मतलब वो एनसीईआरटी को किसी का हमें क्या मतलब, न्यूमेरिकल आप कराते जाइए और हम लगाते जाएंगे, बस आपको उद्देश्य होना चाहिए। राइटर पर मत जाओ, आप जाओ कंटेंट्स पर, क्या क्वेश्चन है, चाहे एनसीईआरटी चाहे कोई सी किताब हो, बस हमसे आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर पहला स्टार्ट करोगे आप सभी बच्चे। इसमें बेटा एनसीईआरटी की फुल फॉर्म कौन बच्चा बताएगा, एक क्वेश्चन हो जाए पहले स्टार्टिंग। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म, सभी किताबें एनसीईआरटी की हो चुकी है, तो मैं एनसीईआरटी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। पूरी साल इस साल मैंने पढ़ाए थे बेस्ट सारे, जैसे ही न्यूमेरिकल पढ़ाता था हर चैप्टर के बाद ये हेडिंग डलवाता था मैं, और हर बार यही क्वेश्चन होता था कि एनसीईआरटी फुल फॉर्म बता, कितने छात्र हैं कितनी छात्र हैं। तो एनसीईआरटी की फुल फॉर्म, ये पहला बैच इस साल का चल रहा है, तो एक बार बता देता हूँ, बार बार आपको ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए मेरे सामने। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है बेटा, नेशनल काउंसलिंग एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है बेटा। क्या, नेशनल काउंसिल लिख लो, नेशनल काउंसिल या काउंसलिंग एक ही बात होती है। नेशनल काउंसिल लिखना, काउंसिल में संघ, नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, रिसर्च एंड ट्रेनिंग, मैथ की बुक देना, रिसर्च एंड ट्रेनिंग फुल फॉर्म। ये तो फट्टा, बिना फट्टा की कौन सी किताब है, बिना देना, बिना ऊपर कवर दिखा, तुम्हारे भी दिखाओ, छोड़ दो रहने दे, इससे काम चल जाएगा। देखो एनसीईआरटी शब्द रहेगा तुम्हारी किताब के ऊपर, इंग्लिश में फुल फॉर्म है तुम्हारी नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, फुल फॉर्म इंग्लिश में। हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक, नेशनल में राष्ट्रीय होता है, काउंसिल में शैक्षिक, एजुकेशन क्या होता है तुम्हारा, ये एजुकेशन की हिंदी नहीं, अनुसंधान के साथ रिसर्च को बोलते हैं, रिसर्च में क्या होता है अनुसंधान, और मिस एंड, ये एंड मिस, और प्रशिक्षण में ट्रेनिंग, टीचर की भी ट्रेनिंग, हर किसी की ट्रेनिंग होती है। फौज में जाकर फौजी की ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग मीन्स प्रशिक्षण, तुम्हें सिखाया जाएगा तुम्हें करना क्या है इस नौकरी में। अब तो आपको परिषद, काउंसिल के लिए परिषद बोलते हैं, पहले का ये है, ये सेकंड का लास्ट में है। शैक्षिक मिस, एजुकेशन में शिक्षा या शैक्षिक, और अनुसंधान को रिसर्च बोलते हैं, एंड मिस और प्रशिक्षण मिस ट्रेनिंग, ठीक है। ऐसे करके इसकी हिंदी भी और इंग्लिश में भी फुल फॉर्म तुम्हारी हर किताब पर दे रखी होती है। तो मुझे आगे से बिल्कुल शिकायत ना मिले कि फुल फॉर्म तुम्हें पता नहीं है, तो ये वर्ड हर सब जगह चलता है। तुम कहीं खड़े हो गए एनसीईआरटी किताब चल रही, कि एनसीईआरटी फुल फॉर्म बताना, कौन सा क्वेश्चन होता है, और फिर मुँह लटकाए खड़े हो, या कर कि मैं तो टॉयलेट के बहाने अभी आ रहा हूँ, टॉयलेट कर रहा हूँ, और टॉयलेट करने गए और मोबाइल में सर्च किया, देखकर हाँ फूफा जी अब बताओ, अब बोलो। अब उन्होंने अंदर से पूछा कि नहीं एनसीईआरटी नहीं पूछूंगा मैं कुछ और पूछूंगा। अब क्या दोबारा से फिर जाओ टॉयलेट करने के लिए तो बेटा नॉट इवन। सो बेटा ये कोई रेस्पॉन्स नहीं होता। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट राइट डाउन करेंगे सही बच्चे,
लिखेंगे एक चालक पर, क्वेश्चन लिखेंगे भैया, एक चालक पर 4000, एक चालक पर 4000 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, उपस्थित है, 4000 इलेक्ट्रॉन हैं। तब इस चालक में कितने आवेश उपस्थित होंगे। बेटा बहुत धाकड़ वाला क्वेश्चन, बहुत सिंपल वे से चल रहा हूँ, लेवल बढ़ाता जाऊँगा कि पहली बार में क्वेश्चन का लेवल अगर हार्ड कर दूँगा तो सिंपल समझ में नहीं आएगा। तो एक चालक पर 4000 इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4000, और तब इस चालक में टोटल आवेश कितने होंगे? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखी है 4000। तो करने का तरीका, जो सॉल्यूशन आपका डालोगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा, गिवन दैट, जीटी शॉर्ट में हिंदी में दिया है बोलते हैं, आप साथ के साथ सीख जाओगे मेरे साथ में। गिवन दैट, गिवन मीन्स क्या होता है, दिया, और दैट मीन्स क्या होता है, कि। तो बेटा फुल फॉर्म क्या, गिवन दैट हिंदी में क्या बोलते हैं, दिया है। तो इससे शॉर्ट में ऐसे सीख जाओगे आप, ठीक है, लगातार पढ़ोगे मेरे साथ में, मुझ जैसा ही बन जाओगे। तो गिवन दैट मतलब जीटी सबसे पहले डालते हैं। इसमें क्या होता है, दिया, जो दे रखा होता है क्वेश्चन में वो सब देखकर इसमें लिख लिया करो। बहुत आसान होता है कि क्या पूछा, क्या पहचानना बहुत आसान हो जाता है इससे। तो 4000 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखी, मतलब छोटा एन का मान बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है, 4000 इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4000 इलेक्ट्रॉन है। इन्होंने आलोक बेटा क्या पूछा है, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या और तो कुछ नहीं दे रखा है, तो ये पूछा क्या है, कितने आवेश पूछा। आवेश का क्या चिन्ह होता है बेटा, वेरी गुड, Q इज इक्वल टू क्या है बेटा, क्वेश्चन मार्क है, ये पूछा है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने। अब बेटा WKT, तुरंत क्या करोगे, WKT की फुल फॉर्म क्या होती है प्यारे बच्चों, वी नो दैट। इसका मतलब क्या होता है, हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं, इसमें लिखते हैं सूत्र, फॉर्मूला, 2 हेडिंग लिखा होगा, तरीका मेरा फॉरवर्ड बोर्ड वाला तरीका न्यूमेरिकल करने का। नहीं चाहेगा तो भी तुम्हें नंबर दे बैठेगा, समझ लो। तुम्हारा न्यूमेरिकल बिल्कुल गलत है तो अभी बस इन तरीकों से आपके नंबर पक्के हैं, सॉलिड। जैसे बोर्ड की कॉपी में आजकल चेक कर रहा हूँ बच्चों का, अगर मुझे प्रेजेंटेशन कॉपी की सही है तो नंबर मैच करे या ना करे आंसर, लेकिन स्टेप मार्किंग होगी, बच्चे ने इतने स्टेप ठीक किया है ना, ढूंढना उसे आता है ना, फॉर्मूला लिखा है ना, बस 4 नंबर का सवाल था, 3 नंबर मिलने हैं। सोचो तुम इस सोच के साथ जो है मुझे न्यूमेरिकल नहीं आता, अरे इतना तो सीख ही गए कि क्या दिया ढूंढ के लिख लो यहाँ पर, इसी बात के तुम्हें मार्क्स मिलने बेटा। जब इतना पढ़ोगे तो यकीन मानो पूरी साल है न्यूमेरिकल देखते ही तुम न्यूमेरिकल निकालना सीख जाओगे। कोई न्यूमेरिकल फिजिक्स के मात्र ये समझो कक्षा 5 की गणित आनी चाहिए बस। कक्षा 5 में क्या होता है, 5 तक जोड़ घटा गुणा भाग, बस इतना आना चाहिए, जोड़ घटा गुणा भाग, और कुछ नहीं आना चाहिए। फिजिक्स के न्यूमेरिकल इतने सरल होते हैं, बच्चा डरता है बायोलॉजी वाला, और कि ये तो न्यूमेरिकल गणित होते हैं। अरे गणित होते कि इंटर जैसी गणित होगी कि आप गलत समाकलन वो सिखाऊंगा कि समीकरण निकालना इसमें है तो जोड़ घटा गुणा भाग। इतना तो तुम नहीं भी पढ़ोगे तो भी घर में जरूरत पड़ती रहती है जोड़ घटा गुणा भाग की, तो वो मैथ होती है इंटर की फिजिक्स में, समझ लो। वी नो दैट, आपको चार्ज पूछा, क्यू पूछा, तो क्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, प्लस माइनस एन ही। प्लस माइनस के बारे में कोई बात नहीं की है तो सिर्फ एन ही लिखो तुम, ठीक है बेटा। वैल्यू पुट कर दो, एन का मान कितना है मिस्टर, बेटा मिस्टर आपने बताया 4000 एन का मान है सर। इनके बीच में किसी का चिन्ह है क्या, कोई चिन्ह नहीं है, कोई चिन्ह नहीं तो किसका चिन्ह होता है, गुणा का चिन्ह होता है बेटा, मल्टीप्लाई का। अब आ गया इलेक्ट्रॉन की सभी को वैल्यू मैंने बता रखी, इलेक्ट्रॉन का मान सभी याद रखा करो बेटा। इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ बेटा। इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है वो कितना होता है प्यारे बच्चों, 1.6 गुणा 10⁻⁻19, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बेटा इसकी वैल्यू होती है। ये विशेष ध्यान रखोगे, ठीक है। अब सोचो मात्र गुणाई तो करना है, आंसर निकले नहीं निकले। मैंने बताया तुम्हें जोड़ घटा गुणा भाग आता है तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल मुट्ठी में है, ये जान लीजिए बेटा। गुणा करना है आपके लिए, संख्या का गुणा करते हैं प्यारे बच्चों, कर दो। 16 का गुणा 4 में करोगे, लेकिन मैंने ये बात बताई थी
कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल आप जब वैल्यू पुट करते हो कैसे हैं स्टेप सीख लो। पहली बार पढ़ा रहा हूँ इस साल इस सेशन में न्यूमेरिकल करने का तरीका। जैसे वैल्यू पुट करो, सबसे पहले अगर पॉइंट को हटाते हैं, पहले किसको हटाते हैं? पॉइंट को। पॉइंट हटाओ, पॉइंट के बाद में दूसरा स्टेप होता है संख्या को काट पीट कर लीजिए, कट पीट रहा है तो ठीक है। और तीसरा स्टेप क्या करना है? सिर्फ 10 की घात पर अटैक कर दो लास्ट में। 3 स्टेप में न्यूमेरिकल हो जाता है। पहला स्टेप पॉइंट हटाओ, दूसरा स्टेप क्या होता है बेटा? संख्या को काट पीट कर लो, तीसरा स्टेप 10 की पावर पर अटैक कर दो। तीनों पॉइंट याद है बेटा? आपने कहा कि सर आपने पहला पॉइंट हटाओ, जहाँ भी है पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है नीचे उतने जीरो आते हैं। नीचे से पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर जीरो आते हैं, ऊपर से पॉइंट हटाते हैं तो नीचे जीरो आते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं प्यारे बच्चों? तो बेटा पॉइंट के बाद में 1 डिजिट था तो नीचे 1 जीरो में लाया, ठीक है लाला? तो जीरो से जीरो आपने बेटा कट कर दिया आपने, ठीक है। संख्या को काट पीट करते हैं दूसरे स्टेप में। अब नीचे संख्या हो तब काटूँ ना, नीचे तो कोई संख्या नहीं तो क्यों काटूँ, ठीक है। मतलब कि सर काट पीटने का तो झंझट नहीं है, इतना जरूर है संख्या जो बची है कट पीट करके उनका आपस में अगर जोड़ घटा है गुणा है वो तो कर लूँ मैं, काट पीट नहीं है तो गुणा तो हो सकता है। 16 का 4 में गुणा करोगे तो 16 चौका बेटा 64 होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों? 16 चौका 64। जब संख्या आपने कर लिया, अब बेटा आप जीरो पर अटैक करते लास्ट में 10 की घात पर अटैक। 10 के बाद माइनस के 19 हैं, ये 1 2 जीरो बचे, प्लस के तो जीरो ऊपर हैं तो प्लस के 2 जीरो, ये माइनस के 19 जीरो। देखो गुणा में घात है हमेशा क्या हो, जिनका आधार समान, जैसे 2 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 3, इनका आधार समान है ना। कक्षा 4 5 6 7 में पढ़ा जाता है, जिनका आधार समान होता है गुणा में घातें जुड़ती हैं। गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ती हैं। तो 4 और 3 7, 2 कोई सा भी 2 लिख लो और ऊपर आंसर आ जाएगा 7। गुणा में घातें जुड़ती हैं मिस्टर कब? जब नीचे आधार सेम होता है। और भाग में बट्टे में घातें, जैसे 2 की पावर 7 है नीचे 2 की पावर 4 है, भाग में ही तो बट्टे को बोलते भाग। क्या भाग में घातें क्या होती है सर? घटती हैं। या इसको ऊपर ले जाओ, जब नीचे 2 की घात 4 ऊपर ले जाओगे तो माइनस की घात हो जाएगी, ऊपर जाएगा, चिन्ह बदल जाता है। अब आधार समान है। गुणा में घातें क्या होती है? जुड़ती हैं। जोड़ दो 7 और -4। अब 7 में तो जोड़ना माइनस की, जब प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा। 7 में 4 घटाओ 3 ही तो उत्तर आएगा। तुमने कहा कि सर जोड़ना था, घटा क्यों दिया? घटा प्यारे बच्चों इसलिए दिया क्योंकि दोनों प्लस के हैं कहाँ, एक प्लस का नंबर एक माइनस का है। जब अलग अलग चिन्ह होते हैं, साइन होते हैं, तो मैंने समझाया बेटा क्या होता है? हमेशा माइनस होता है। एक जैसे चिन्ह होंगे हमेशा प्लस होगा, चाहे वो दोनों प्लस के हों चाहे वो दोनों माइनस के हों, हमेशा जुड़ता है। कब? जब चिन्ह दोनों एक जैसे होते हैं। जैसे माइनस के 2 प्यारे बच्चों दोनों माइनस के हैं, ये जोड़ेगा जोड़ दो 4, लेकिन माइनस के हैं तो फिर माइनस में आंसर आएगा, माइनस के 4। दोनों प्लस के, प्लस का 2 ये भी जुड़ेगा, 2 2 4, लेकिन दोनों प्लस के, इस वजह से प्लस के 4 आएगा। चिन्ह एक जैसे होते हमेशा याद रखो जुड़ता है। जुड़ के जो आंसर आया डिपेंड करता है वो चिन्ह कैसे थे। प्लस के थे तो प्लस में आंसर आएगा, माइनस के तो माइनस में आंसर आएगा, लेकिन चिन्ह अलग अलग हैं। हमेशा याद रखो प्यारे बच्चों घटता है, एक प्लस का एक माइनस का घटा दो, घटाने के बाद में जो आंसर आया है वो बाद में सोचेंगे ये आंसर प्लस का आया है या माइनस का आया है। वो देख लो बड़ा किसका चिन्ह था, माइनस के 4, ये प्लस के 7, तो बड़ा तो प्लस का है, इसी वजह से प्लस का आंसर आ रहा है 3। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, ये प्लस के 2 हैं, ये माइनस के 19 हैं। प्यारे बच्चों 19 में से ये चिन्ह अलग अलग घटेगा, ये तो इस बात से तो श्योर हो गए आप। 19 में से 2 घटा को 17 बचे, माइनस के 17 बचे प्यारे बच्चों। तो माइनस के 17 बचे, उसमें से हमें ये देखना है कि माइनस के चिन्ह आएगा प्लस के, कोई माइनस के आएगा कि माइनस के ज़्यादा हैं। तो 10 की घात प्यारे बच्चों माइनस के 17 आपके ये बचे, ये लिख लिया मैंने, उतार दो। प्यारे बच्चों ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। ऐसे ही क्वेश्चन धमाकेदार आते रहेंगे और आपका कॉन्फिडेंस मैं बढ़ाता रहूँगा। इसका जो आंसर Q बराबर प्यारे बच्चों आंसर कितना 64 × 10 की पावर माइनस का 17, ये आंसर आया है। ये आंसर भी है, लेकिन फिजिक्स क्या कहती है, साइंस में आंसर क्या कर, 1 डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए। साइंस ये कहते सभी आंसर फिजिक्स के ऐसे लाते एक संख्या के बाद पॉइंट वाले में। ठीक है प्यारे बच्चों,
तो एक संख्या के बाद पॉइंट लाना होता है, फिजिक्स के आंसर ऐसे देने हैं। यहाँ तक छोड़ दोगे तो अभी ठीक है, लेकिन वो बात नहीं होगी जो बात होनी चाहिए, ठीक है। तो बेटा आपका 64 इंटू ये है, तो पॉइंट तुम्हें देखो, आपका कोई कह रहे 50 रुपये, इसमें पॉइंट कहाँ है, पीछे हमेशा पॉइंट होता है, ये छिपा हुआ पॉइंट का जीरो, के पॉइंट का जीरो तो कट ही जाते हैं। अब 50 रख लो या 50 पॉइंट रख लो, बात तो एक ही, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन आगे पॉइंट लगा दिया तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। ये पॉइंट 50 है, ये 50 पॉइंट, जी 50 पॉइंट है, ये पीछे पॉइंट है या नहीं है, छिपा होता है हमेशा पॉइंट, तो पीछे लिखो या मत लिखो। तो इसका मतलब 64 पॉइंट है पीछे, वो लिखा है नहीं लिखा है, जो बात बता रहा था मैं। अब इस पॉइंट को कहाँ लाना, यहाँ लाना है। कोई साइंस क्या कह रही है कि 1 डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए। अच्छा, ऐसा होता है कि ये भी सोचने वाली बात है, सर आंसर तो आंसर है, यहाँ ले आएंगे तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। बेटा इसकी थोड़ी लंबी कहानी है, थोड़ा लेट है, इसके ऊपर अलग से समझाऊंगा। फिलहाल इतना समझ लो शॉर्ट में कि बस एक के बाद पॉइंट में आंसर लाना होता है। क्यों लाते, इसका जवाब नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे, बड़े हर्ष और उल्लास के साथ बेटा। तो पॉइंट यहाँ लाना प्यारे बच्चों आपके लिए, एक कदम आपको छलांग लगानी है। तो एक सीढ़ी चढ़, जैसे सीढ़ी पर चढ़ते हैं ऊपर जीना पर, कि एक सीढ़ी मुझे फलांगनी है। तो प्यारे बच्चों एक सीढ़ी फलांगोगे तो एक घात घटेगी या एक घात बढ़ेगी। दो संख्या होती, दो के बाद मतलब 2 कदम छलांग लगाती तो 2 घात पर फर्क पड़ता, जुड़ेगी या घटेगी। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि घटेगी या बढ़ेगी, ठीक है। आज पहली बार पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको लॉन्ग में बताऊँगा, लेकिन आगे से शॉर्ट में तुरंत ही कि लेफ़्ट टू राइट जाते हैं घटेगा, राइट टू लेफ़्ट जा रहे हैं बढ़ेगा, कब घट रहा है कब बढ़ रहा है शॉर्ट में समझा दूँगा फिर मैं। लेकिन उसका जीता जागता प्रमाण कि शॉर्टकट वही बच्चा वही टीचर बना सकता है जिसने लॉन्ग पढ़ा है। डार्ट शॉर्ट पढ़ोगे पल्ले नहीं पड़ेगा, सुनोगे भूल जाओगे। लॉन्ग आना चाहिए पहले, तब शॉर्ट बना पाते हैं। शॉर्ट के पीछे लॉन्ग होता है। तुम सोचेगा थी वही 10 दिन की कहानी वाली कि मैं तो 10 दिन में टॉपर बन गया। बेटा लॉन्ग क्लास तेने लिए तब 10 दिन शॉर्टकट बना पाया, तू ये क्यों नहीं बता पाया हैं? गलत बात, वो बार बार बता रहा हूँ। शॉर्टकट बनो के चक्कर में रहोगे, शॉर्टकट जैसा बन जाओगे। पहले लॉन्ग को देखना होता, उसके बाद शॉर्ट में आओगे तो मज़ा आएगा कि शॉर्ट वही बना सकता है माइंड का लॉन्ग पढ़कर माइंड का यूज किया उसने। शॉर्ट में से और शॉर्ट निकाल रहा है, फिर और अलग चीज़ है वो। लाला इधर देखो, तो आपको पॉइंट बेटा आपको यहाँ लाना है ना पॉइंट। अगर नीचे एक संख्या होती, 1 0 घटाओगे 1 के बाद पॉइंट आता है, ध्यान से समझ लीजिए ज़रा। आपको 1 के बाद पॉइंट लाना है तो नीचे 1 0 होता तभी तो, क्योंकि पॉइंट हटा दे तो 0 आता, 0 हटाओगे तो पॉइंट भी तो आ सकता है। मतलब मुझे नीचे 1 0 काश होता तो मैं सर 1 0 हटा दूँ, यहाँ पॉइंट लगा दूँ, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 आ जाएगा। एक कदम की बात चल रही है, एक कदम खुदाई कर रही है, तो बस एक घात का अपनी तरफ से गुणा कर लो, ऊपर भी और नीचे भी। अब ये नीचे वाला जो 0 था ये चला गया 1 पॉइंट में, तो 6.4 चला गया, 0 हटेगा पॉइंट लगेगा। और इधर प्यारे बच्चों माइनस की 17 घात, ये प्लस की 1 है प्यारे बच्चों। जब चिन्ह अलग अलग होते तो घटती है, 17 में से घटक क्या बचा प्यारे बच्चों 16, 10 की घात माइनस के 16, ये तो बचेगा प्यारे बच्चों। अब देखो ये जो फिजिक्स का जो आंसर पूछ रहा था कि 1 के बाद पॉइंट वो आ गया, इनकी पूरी शर्त पूरी कर दी बेटा, फाइनल आंसर आपका आ चुका है। आवेश से आवेश का मात्रा प्यारे बच्चों सभी को याद है, आवेश का मात्रा क्या है शिवम बेटा, जिससे पूछा जाए प्लीज़। मैं पहला चैप्टर एंड हो रहा है, मुझे देखना भी कितने छात्र सीख पा रहे हैं। अगर 8 बच्चों को नहीं सिखा पा रहा हूँ, मैं दुनिया को क्या सिखाने चला हूँ। तो मुझे पहले उन 8 को ही ठीक करना है कि 8 स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट है, वो 5 सीख रहे नहीं सीख पा रहे हैं। आवेश निकला, आवेश का मात्रा प्यारे बच्चों कूलम होता है, तो कूलम पीछे लिखोगे मात्रा। क्वेश्चन नंबर 2 फिर कॉपी है तो एक लाइन छोड़कर आप लिखना शुरू कर दोगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा लिखेंगे, एक चालक पर एक बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जो भी वीडियो देख रहे हैं, आज की जो भी क्लास मेरी ले रहे हैं ऑनलाइन भी, वो प्यारे बच्चे न्यूमेरिकल जो दे रहा हूँ घर के लिए दे रहा हूँ होमवर्क, ये घर से करके लाना है। मुझे देखना है आप ये ऑनेस्टली कितना कर रहे हो, किसी से चीटिंग नहीं करनी है बेटा, ऑनेस्टली ईमानदार से करना है। मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ, ठीक है। कोई भी समस्या मुझसे शेयर करोगे, ठीक है। जैसा बोला दिया मैं समझा इसी से रिलेटेड दे रहा हूँ, इसलिए तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और आई होप आप करके लाओगे। क्वेश्चन लिखेंगे, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है,
500 इलेक्ट्रॉन की कमी है तब इस पर आवेश की मात्रा, तब इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों, ये आंसर प्लस में आया है माइनस में आया है, इसे प्रकृति बोलते हैं। मात्रा में ये मात्रा आ गई, अगर इसमें प्रकृति बोलता तो क्या लिखता, धनावेश। प्लस के में तो आंसर आया है। तो प्यारे बच्चों अगर प्रकृति पूछता, पहले सवाल में पूछा ही नहीं था तो मैंने लिखा ही नहीं प्रकृति, इसमें पूछा है तो आंसर जो तुम्हारा आएगा वो प्लस में आएगा तो लिख देना धनावेश, माइनस में आएगा तो लिख देना ऋणावेश। इतनी सी बात होती है, ठीक है। तो प्यारे बच्चे इसका आंसर लिख लीजिए, क्योंकि होमवर्क के घर से करके लाना है। तो कौन ए पर जो क्वेश्चन खत्म करते हो वहीं ब्रैकेट में आंसर लिख लिया करो साथ के साथ, वो घर से करके लाने तो मैं इसलिए, ठीक है। इसका आंसर लिख लो प्यारे बच्चे, क्यू बराबर, कोई आवेश ही तो पूछा क्यू का मान, तो क्यू बराबर इसका जो आंसर आएगा लिखेंगे 8.0 गुणा 10 की घात माइनस के 17, 8.0 गुणा 10 के घात माइनस के 17 कूलाम। कोई आवेश निकला तो पीछे कूलाम में आंसर आएगा प्यारे बच्चों। हो गया। प्रकृति खुद देख लेना कि प्लस में आएगा माइनस में आएगा, खुद करोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एक और लिखोगे, जगह छोड़ दो, घर से 2 क्वेश्चन कम से कम दे रहा हूँ होमवर्क में प्यारे बच्चों। एक और क्वेश्चन करोगे, एक और क्वेश्चन लिखोगे, लिखेंगे 12.5 गुणा 10 की घात 18, 12.5 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। 12.5 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना कीजिए। प्यारे बच्चे इसमें भी आवेश पूछा है, मतलब क्यू का मान पूछा है, तो क्यू बराबर जो आंसर आएगा वो आंसर लिख लीजिए बेटा 2 कूलाम। बेटा क्यू बराबर जो आंसर आएगा मात्र 2 कूलाम आएगा, 2 कूलाम, 2 कूलाम। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास बस इतना ही। आज सभी का बेटा बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।